भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध असंवैधानिक बताया है। अपने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च अदालत ने अब चुनावी बॉन्ड्स पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राजनीतिक दलों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और व्यवस्था करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की भी खिंचाई की है और कहा है कि एसबीआई राजनीतिक दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराए और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके इसे सार्वजनिक करे। खुद को लोकतंत्र के समर्थक कहने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जश्न मना रहे हैं। सियासी दलों की गुमनाम फंडिंग ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार किया है, ये कहने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो कुछ सवाल है स्ट्रेट टॉक के इस बड़े फैसले और महत्वपूर्ण फैसले के बाद, और ये सवाल क्या है आइए देखते हैं। सवाल है कि चुनावी बॉन्ड योजना रद्द हो जाने से सियासी दलों पर इस फैसले का क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि माहौल जो है वो लोकसभा चुनाव का बन चुका है। सत्ता का व्यवसायीकरण करने वालों के लिए क्या ये एक बड़ा झटका कहा जाए, या फिर इसके कई सारे जो है अब तरीके या हथकंडे अपनाए जाएंगे। भारत के लोकसभा चुनाव पर इस फैसले का सीधे सीधे क्या असर देखने को मिलेगा और चुनाव आयोग की भूमिका को इस फैसले के बाद किस तरह से देखा जाएगा और क्या होगा जब जानकारियां सार्वजनिक होंगी 31 मार्च के बाद। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ नेशनल यूथ पार्टी के प्रवक्ता भी हैं अधीश राज भल्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अधीश जी स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत अनिल सर मैं आपसे करना चाहूँगी। आप लगातार चुनावी बॉन्ड को लेकर इसकी आलोचना करते रहे थे और लगातार आप इस पर आवाज़ भी उठाते रहे हैं। अब जब ये फैसला आ गया है कि ये स्कीम असंवैधानिक है, अवैध है और ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि सूचना का जो अधिकार है इसका बहुत बड़ा हनन भी करती है, अनिल सर क्या ये ऐतिहासिक फैसला है या फिर ये समय से बहुत पहले आ जाना चाहिए था? 8 सालों का लंबा वक्त लग गया। अनम्यूट कर ले सर। ये देर से आया फैसला आप जरूर कह सकती हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है जी। ये 10 साल में मुझको लगता है कि ये तो ऐतिहासिक है, कई मतलब दशकों के लिए समझिए कि इसका असर रहेगा। लेकिन इस 10 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उनको केंद्र सरकार को झटका दिया है। अभी तक जो पैटर्न था कि अदालत कुछ खिलाफ में या कुछ चीजों को बहाल भी करती थी या कुछ मतलब उसमें रद्द भी करती थी, तो वो सीधे सीधे सरकार को नहीं छू पाता था उनका वो कदम। उस डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन है वो अभी तक अदालत ने नहीं लिया था। एक उदाहरण सिर्फ है, हमको लग रहा है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल करने की जो का फैसला था, उसके अलावा मुझको नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कुछ किया उसने। और बल्कि उसने रास्ते खोले लगातार, राम मंदिर से लेकर के उसके अनगिनत फैसले आप गिना सकते हैं, रफाल की जांच और अनगिनत फैसले हैं जिसमें उसने सरकार को बच निकलने का मौका दिया। लेकिन इसमें उन्होंने बच निकलने का कोई मौका नहीं दिया। और सबसे है क्या कि ऑपरेटिव मतलब कोई जिसको आप कहते हैं अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट फैसला नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे उसको कहा क्या कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आपको स्टॉप इट। उन्होंने एसबीआई को कहा कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड आपको जारी नहीं करना है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये बात। और उसके अलावा ये भी कहा कि आपने जितने पैसे इसके जरिए लिए हैं उसकी लिस्ट दीजिए और इलेक्शन कमीशन जो कि
ये को करती है, रेगुलेट करती है इलेक्शंस को, इलेक्शन कंडक्ट करती है, जी उसको आयोग को उन्होंने कहा है क्या कि आप इसकी वेबसाइट पर लगाइए। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। वो ये भी मतलब अदालत अगर इसमें रुक जाती, अगर वो ये फैसला नहीं आता कि लिस्ट नहीं लगनी है, तो इसका वो इफेक्ट नहीं होता। अब आपको पता चलेगा कि ये जो है किस तरह से हुआ। आप जी अगर देखेंगी चंदा का अगर जो पैटर्न है, तो आंकड़े तो आपको पता है कि मैक्सिमम पैसे उनके पास आए हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक और चीज है कि जब इलेक्शन ईयर है उसी में इलेक्टोरल बॉन्ड का की बिक्री बढ़ती है। जी मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ग्राफ आप देखेंगे तो देखेंगे बीच में कुछ नहीं है, और जब चुनाव आया तो पैसे इकट्ठे करो। ये मतलब साफ है कि पैसे इकट्ठे करो, और पक्का एडवांटेज बीजेपी था, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, तो उसको उसने खत्म किया। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे दो तीन और एक चीज मैं आपको कहूंगा कि इस फैसले में जो अंतर्निहित है वो ये है कि सूचना का अधिकार को लेकर के जो बीच में फैसले आए या जो जो स्थितियां आई, तो सूचना का अधिकार धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया जिससे सूचना का अधिकार को बहाल किया जा सके, मतलब उसको अपनी ताकत हो। लेकिन इसमें उसकी चर्चा करके उन्होंने ये सूचना का अधिकार के खिलाफ है। इसका मतलब, इसका अर्थ ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सूचना का अधिकार जो है उसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते, और उसको उसने रखा है जो है मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ के राइट टू इंफॉर्मेशन, ये दोनों को एक साथ रखा है। ये एक अगर लीगल टर्म्स में देखें तो एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इसका मतलब है कि न सूचना के अधिकार को आप ये कर सकते हैं, मतलब उसका उल्लंघन कर सकते हैं या उसको रोक कम कर सकते हैं, और न आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल दे सकते हैं। ये एक उसका जो इम्प्लीकेशन है इस मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड को ध्वस्त करने के जो आधार बनाए हैं वो वाकई जबरदस्त है, क्योंकि ये दोनों चीजें भी उसमें अंतर्निहित है। तो अब जो है मतलब 2-3 महीने के, अब तो सरकार ये जाएगी या रहेगी वाली स्थिति है कि भाई इलेक्शन होना है, लेकिन उसके पहले ये डिसीजन आना, जस्ट पहले, ये एक बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी ये मौका हम लोग ऐसा लग रहा था कि सूचना अधिकार को तो उन्होंने कर ही दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर और बड़े हमले होने की गुंजाइश अभी बढ़ रही थी, वो रुक गई। कि आप इस ऐतिहासिक फैसले को, जो कि अनिल सर ने भी माना है कि ये ऐतिहासिक फैसला कहा जाना चाहिए, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और सीधा सीधा सियासी दलों पर इसका क्या असर पड़ेगा? नेहा जी, देखिए, सबसे पहली चीज ये कि बहुत ही खुशी का विषय है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पुरजोर दखल दिया, और यूं कहें कि दरवाजे में टांग अड़ाई नहीं है, उन्होंने दरवाजा ही उखाड़ फेंका है। और जैसा कि देखिए, नाम से ही बहुत सारी असमंजस इसमें उत्पन्न होता है कि गुमनाम वचन पत्र, मतलब कि गुमनामी क्यों होनी चाहिए राजनीति में? हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र का मतलब ही होता है पारदर्शिता। जी। तो पारदर्शिता के ऊपर देश स्थापित है, संविधान स्थापित है, वहां पर उस लोकतंत्र को बनाने का जिम्मा जिन लोगों के ऊपर है, यानी कि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर है, ऐसी पार्टियां गुमनाम लोगों से पैसा लेकर के राजनीति करेंगी तो वो एक्चुअली किसी के फेवर में राजनीति तो नहीं कर रही हैं, या यदि वो सरकारों में स्थापित हो जाती हैं, प्रदेशों में या केंद्र में, वो किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर नहीं चल रही हैं। इसे साबित कैसे किया जाएगा? कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है तो तमाम एजेंसियां अपने जारी किए गए नंबर नोट करके नोट रखवाती हैं, ताकि वो व्यक्ति यदि पकड़ा जाए तो वो ये मुकरे नहीं कि ये पैसा तो उसी का पैसा था जी। इसी तो विशेष नंबर के नोट उसे दिए जाते हैं। तो जब पकड़ने का जो प्रोविजन है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके निकल जाए तो उसे पकड़ने का सबसे पहला तरीका क्या है? आरसी नंबर प्लेट। तो यदि हम ऐसे तमाम प्रोविजंस को खत्म कर देंगे तो पारदर्शिता का तो मतलब ही खत्म हो जाता है। और दूसरी बात यह कि मांगने पर भी आप उन चीजों को उजागर नहीं कर सकते, उसका कोई स्पेशल प्रोविजन भी 2017 में जब यह बिल लाया गया, मौजूदा केंद्र सरकार अपने बेनिफिट के लिए ही लाई उसे,
उन्होंने इस प्रोविजन को ही उसके अंदर नहीं रखा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य था कि ये बिल पास हुआ और उसका नतीजा सभी लोगों ने देखा है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद से जो है अभी तक की यदि आप जर्नी देखें, खास तौर से आर्थिक रूप से जो ग्रो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि शायद ही पूरे विश्व में किसी पार्टी ने इस तरीके की फाइनेंशियल ग्रोथ करी होगी, जो कि सरासर एक निंदनीय कार्य है। और डेफिनेटली इसके अंदर जो कालाबाजारी है, उसूलों की जो कालाबाजारी है, देश को बेचने की, लोगों ने क्यों आरोप लगाया इस सरकार के ऊपर कि देश बेचा जा रहा है। देश बेचने का मतलब है कि आप पिछले दरवाजे से लेना चाहते थे पैसा, और उस पैसे का जो यूटिलाइजेशन है, आपके ऊपर ऑडिट ही नहीं हो सकता है कि आप वो पैसा कहां से लाएंगे। आप सोचिए, चुनाव आयोग को बाहर कर दिया, साथ ही साथ चुनाव आयोग के प्रमुख को चुनकर लाने की प्रक्रिया उसे भी बदला इसी सरकार ने। चुनाव आयोग के अंदर जो नियुक्ति है, नियुक्ति के ऊपर भी सूचना के अधिकार को पहले से इसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हटाया। यानी वो तीनों रास्ते बंद कर दिए जिससे ये पता चल सके कि चुनावों के अंदर धांधली हो रही है या नहीं हो रही। तो मेरा मानना है ये मील का पत्थर साबित होगा और भारत के इतिहास के अंदर आज का दिन एक नया उजाला पैदा करेगा, एक नया स्वर्णिम अध्याय निश्चय ही लिखेगा, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। जी अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब हम लोकसभा चुनाव का ये पूरा का पूरा माहौल बन गया है, अब हम इसके आगे क्या अपेक्षा करेंगे? बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है या कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इस फैसले के बाद से? सीधे सीधे जब चुनावी बॉन्ड को अवैध कर दिया गया है और सारा डाटा जो है 31 मार्च तक सार्वजनिक करने को कहा गया है, तो फिर आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी, अगला फैसला क्या होगा? पैसा कलेक्ट करने की उसकी ताकत कम हो जाएगी, ये इससे मानना गलत होगा। असल में ये था क्या कि चुपचाप जो पैसा कलेक्ट कर ले रहे थे और वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है क्या कि जो इम्यूनिटी मिली हुई थी कॉरपोरेट को कि पैसा दे करके चुपचाप बैठ जाओ, उनको अब अकाउंटेबल हो गए ना, वो उनको अकाउंटेबल क्या, वो पैसे उस तरह नहीं दे सकते छिपा करके, और उनको मतलब दिखाना पड़ेगा अपने ये में बैलेंस शीट में। तो अभी क्या था कि उनको ये दिखाना, इसमें ये सब एक्ट को मतलब इनकम टैक्स प्रोविजंस को भी इसमें ताक पर रखा हुआ था कि आपको कोई जरूरत नहीं है बताने की कि किसको पैसा दिया और क्या दिया। तो और जबकि फायदा उसका ले लेना है, मतलब और अनलिमिटेड। इसमें एक और बड़ी बात है थी कि अनलिमिटेड आप पैसा दे सकते थे जी। तो आपको इनकम टैक्स उसमें पहले उसमें एक सीलिंग था, तो जब ये लॉ खत्म, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला स्कीम खत्म हो गई, तो पहले वाली जो सीलिंग थी वो सीलिंग वाली एक्ट ही लागू रहे, मतलब वो धारा लागू होगी। तो इसके मतलब है क्या कि आपको जो अभी परसेंटेज हमको याद नहीं, लेकिन आप अपने जो प्रॉफिट का कितना परसेंट आप दे सकते हैं इलेक्टोरल मतलब चंदा के रूप में, वो उस पर भी सीलिंग है। वो सीलिंग जो है लागू होगा तो आप एक सीमा से ज्यादा वो पैसे दे नहीं सकते। तो अब इनको ब्लैक में जो चंदा है, अच्छा दूसरा है क्या कि आप 20,000 है या कम, मेरे ख्याल में 20,000 है, उससे ऊपर का कैश आप कैश नहीं ले सकते, आपको चेक के जरिए लेना होगा जी। तो ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ ही जाएगी। दूसरा कि जैसे तैसे पैसा कलेक्ट कर ले, कितना भी पैसा कलेक्ट कर लो किसी भी कंपनी से, वो अब नहीं रह गया, तो एक सीमा तो लग ही जाएगी। अब ब्लैक में जैसे बाकी लोग पैसा कैश में इकट्ठा करते हैं, तो वो पैसा आप भी इकट्ठा कर सकते हैं, वही तरीका आपके पास। तो लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब उसमें करप्शन खत्म हो जाएगा। चंदे देने का ऐसा मैं नहीं मतलब हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले भी तो पैसा इसी तरह से कलेक्ट होता रहा है। ब्लैक धन, ब्लैक मनी जो खर्च होता है चुनाव में, वो तो होता ही रहा है, लेकिन इस ब्लैक मनी को एक अम्ब्रेला दे दिया था, एक तरह का आप समझिए मास्क पहना दिया था कि आपको पता ही नहीं है कि मनी ब्लैक है या व्हाइट है जी। अब अच्छा इसमें यह भी है कि विदेश से भी जो पैसे आएंगे, उसका कौन पैसा विदेश से भी आ रहा है, ये इसके लिए भी पता करना मुश्किल था। तो ये सारा कुछ झंझट खत्म हो जाएगा। अब ये बात आप रघुराम राजन को मैं कोट करूंगा, उन्होंने कहा क्या कि आप ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष के नेताओं के घर आप ये कर रहे हो,
रेड कर रहे हो, छापे मार रहे हो, उनका कैश जो उन्होंने कलेक्ट किया वो तो आप छीन ले रहे हो, और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप पैसा ले रहे हो, तो उनके पास पैसा भी नहीं चुनाव लड़ने का है। तो रघुराम राजन ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, कहा मतलब हाल ही का इंटरव्यू था कुछ दिन पहले का, कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये एक तरह से बहुत ये मतलब विपक्ष के खिलाफ एक औजार है जिसका इस्तेमाल रूलिंग पार्टी कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आप खत्म करिए जी। तो ये इस तरह से इसके कई मतलब मैंने कहा ना कि इसके बहु या आयामी जिसको आप कहेंगे वो ये है, मल्टी डायमेंशनल जो असर है इसको इसके होंगे। इस जो पूरा जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट है, कि देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है वो एक तरह से एक एक्ट के बराबर होता है जी, कि वो एक तरह से वो एक रूलिंग है। तो वो रूलिंग जो है जो जिन जिन चीजों का नाम लिया उन्होंने, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्लाउज का नाम लिया उन्होंने, राइट टू इंफॉर्मेशन का नाम लिया, इनकम टैक्स एक्ट को जो स्ट्रक डाउन उसको ये कर दिया, निरस्त कर दिया, जो अमेंडमेंट्स किए गए थे, मतलब जो बाकी थे वो जो अमेंडमेंट्स किए थे वो सब भी निरस्त कर दिए। तो उसके वाइड इम्प्लीकेशंस होंगे, वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस जिसको कहते हैं वो होंगे। सियासी दलों के लिए ये बहुत बड़ा झटका तो कहा जा रहा है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या ये वैसा नहीं हो गया कि जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए? 8 साल पहले 2018 में जब ये योजना आई थी और तब ये चिंताएं थी कि काला धन जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। हालांकि जिस उद्देश्य के लिए ये योजना आई थी उस उद्देश्य की पूर्ति तो नहीं हो पाई, बल्कि ये जो काला धन या फिर जो कॉरपोरेट फंडिंग की बात हो गई, इसने तो स्थिति को और बिगाड़ दिया है। अब आगे इससे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो सियासी दल हैं जिनके सामने जो चंदे की चुनौतियां बरकरार हैं, वो अब आगे क्या कर सकते हैं? खास करके मैं विपक्ष को समझना चाहती हूँ आपके जरिए। देखिए, सबसे पहली चीज इसमें आपको ये जाननी होगी कि जो इनकम टैक्स की धारा 80 जीजीबी के तहत मिलने वाले जो इसके अंदर फायदे हैं डोनर्स को जी, वो ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते से भी मिलते थे, परंतु उसके अंदर ये पारदर्शिता नहीं थी कि ये पैसा पहुंच कहां रहा है। जैसे कि यदि आप किसी धार्मिक स्थल को, किसी चैरिटेबल संस्था को आप जब भी कोई दान करते हैं तो उसकी परस्पर ये चीज जो है डिक्लेयर्ड रहती है कि आपका पैसा रूटेड कहां हो रहा है। तो इसके अंतर्गत लेकिन आप समझिए सबसे पहली चीज जिसको खत्म किया गया, मतलब आप समझिए कि कोई भी दो परस्पर लॉ जो एक दूसरे को काटते हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो उनमें, वो एक साथ पैरेलल नहीं चल सकते। ये हमारे देश में एस्टेब्लिश्ड है पहले से जी। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा और वो बेनामी होंगे। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति इस कानून के चलते हुए भी किसी भी पार्टी को डोनेशन देता है तो 2000 रुपए से ऊपर वो नकद या यूं कहें कि काला धन क्रिएट करना भी चाहेगा तो वो उसके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रति व्यक्ति 2000 रुपए की लिमिट है। उससे ऊपर आपको पैन कार्ड अपना डिक्लेयर करना जरूरी होता है, भले ही वो आप कैश के रूप में दे रहे हो या वो आप चेक के रूप में दे रहे हो। यदि आपका जो दान राशि है वो 2000 रुपए से ऊपर है, किसी भी लगता है संपर्क टूट चुका है। अधीश जी बात अपनी पूरी करें। हाँ, साथ ही साथ इसके अंदर हमको एक और चीज जो समझनी है वो ये कि विदेशी पैसे का इसके अंदर देखिए कोई एंगल नहीं है। अभी जैसा अनिल जी ने बोला उसके ऊपर मैं स्पष्ट कर दूं कि राजनीतिक पार्टियां जो है विदेशी चंदा नहीं ले प्राप्त कर सकती, लेकिन इसको भी रूट किया जाता है। कैसे रूट किया जाता है? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 2017 में जब पहली बार ये बिल आया, उसके बाद कई नई कंपनियां बनी, कई बड़े कॉरपोरेट्स के मर्जर हुए होंगे, कई बड़े कॉरपोरेट्स ने अपने एक्विजिशन के रास्तों से, प्राइवेट इक्विटी के रास्तों से, बाहर से विदेशों से फंडिंग ली होगी, फिर उन्होंने ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, फिर उन्होंने ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके अभी सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसको फायदा पहुंचाया होगा जी। तो इस रास्ते से निश्चय ही विदेशी ताकतें भी जो हैं वो हमारे देश की संप्रभुता को कमजोर करने का कार्य इस रास्ते से कर सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा बात है इलेक्टोरल बॉन्ड की लिमिट की, निश्चय ही कोई लिमिट ही नहीं है।
और इसके अंदर जो एक सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है उसको आप देखिए, जैसे कि किसी भी राष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि जो बड़े करेंसी नोट्स होते हैं उनको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। जैसे अभी हमारे पास मौजूदा 2000 का नोट, 1000 का नोट बंद है, लेकिन सेम टाइम पर आप सोचिए कि 500 का नोट भी यदि बंद हो जाए तो आप यकीन मानिए कि जो भ्रष्टाचार है उसमें बहुत कमी आती है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा या काले धन को मूव करना एक से दूसरी जगह पर बहुत कठिन हो जाता है। जो पैसा चल करके जाता है, ट्रेवल होता है पैसा, वो पैसा ट्रेवल नहीं हो पाता है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब आपको पैसा चलाने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज क्या था, अगर कोई व्यक्ति 2-2 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी काले धन को सेटल करने की कोशिश करेगा, ग्रे चैनल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते से आप तो एक साथ करोड़ों रुपए के बॉन्ड लेकर के और गुमनाम चेहरा बनकर के आप उसको डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही विरोधाभासी प्रक्रिया थी जिसको निश्चय ही खत्म होना चाहिए था। 8 साल का वक्त जरूर लगा, लेकिन ये खत्म होने को आया। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है जिससे साफ पता चलता है कि ये बदनीयत से बनाया हुआ एक कानून था, वो क्या कि कॉर्पोरेट्स इवन एडवांस में अपना लॉस बुक करके भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते थे। आप सोचिए कि कितनी ही ज्यादा खतरनाक बात है किसी देश की इकोनॉमी के लिए। ये देश के बड़े घराने जो हैं वो अपनी बुक्स में लॉसेस दिखा करके भी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकते थे। उदाहरण के तौर पे यदि मेरा इस वर्ष मान लीजिए कि 30 लाख रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं अब 50 लाख रुपए के अपनी मौजूदा इनकम ग्रॉस के अंदर से ही 50 लाख के बॉन्ड खरीद लूं और 20 लाख का प्रॉफिट के बजाय लॉस बुक कर दूं। तो यानी कि केंद्र के अंदर टैक्स भी नहीं गया और वो पूरा का पूरा पैसा कहां पहुंच गया? एक राजनीतिक पार्टी के पास। तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बहुत खुशी की बात है कि इस चीज को सिरे से ना केवल खत्म किया जा रहा है, बल्कि जो हो चुका है अभी तक 2017 से लेकर के आज तक, उसको पब्लिश करने का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और देश की जनता निश्चय ही इसके प्रति गदगद होगी। और रही बात राजनीतिक दलों की, जो आपने पूछा कि खासतौर से विपक्ष पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, मुझे लगता है कि जब एक कानून सभी पर लागू होता है तो उससे किसी को परेशानी नहीं होती। यदि रेड जंप करने का कानून मेरे लिए अलग और नेहा जी के लिए अलग बनने लगेगा इस देश में, तब हम दोनों में से किसी एक को समस्या होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो डेफिनेटली ये केंद्र सरकार जो खुद से ही वीआईपी कल्चर को हटाने की बात करती रही हो, भ्रष्टाचार को, काले धन को हटाने की बात करती रही हो, जिन्होंने बड़े बड़े डीजल तक की गाड़ियों की लाल बत्ती हटवा दी हो, मुझे लगता है उसको इलेक्टोरल बॉन्ड का और ज्यादा समर्थन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ ही आगे आकर के बल्कि केंद्र सरकार को आगामी चुनावों में जो बैलेट पत्र के थ्रू चुनाव होने की प्रक्रिया है, जो कि खुद लालकृष्ण आडवाणी जी भी जिसकी लंबे समय से डिमांड करते रहे, मुझे लगता है उसका भी समर्थन होना चाहिए और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी संज्ञान लेते हुए कुछ ना कुछ वर्डिक्ट अपना उस पर लाना चाहिए। अधीर जी, मैं समझना चाहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है और लगभग जो 5 न्यायाधीश थे उनकी एक राय थी इस फैसले पर, यानी कि चुनावी बॉन्ड का जो सुनवाई हुई और उसका जो निष्कर्ष निकाला है माननीय अदालत ने, सभी बेंच में शामिल सभी जजों ने एक मत से इस फैसले को सुनाया है। तो इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? ये कहीं ना कहीं जो भारत में एक नेक्सस जैसा बना हुआ दिख रहा था कि बड़े जो कॉरपोरेट घराने थे और सत्ता के साथ जो उनका एक नेक्सस था, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार है और कहीं ना कहीं कॉरपोरेट वर्ल्ड भी इस समय बहुत चिंतित होगा। विषय भी है और होना भी चाहिए। सबसे पहली चीज देखिए कि जो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी बेंच, जो जिसमें 5 मुख्य न्यायाधीश जो हैं बैठते हैं, जिसकी अध्यक्षता अभी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने की, इसमें सबसे बड़ी जो अच्छी बात देखने वाली है कि देखिए आर वेंकटरमणी जो कि अटॉर्नी जनरल है भारत के, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी की थी 30 अक्टूबर की बहस में कि साफ धन होगा, इसके लिए ये कानून लाया जाना चाहिए था। जो प्रस्ताव रखा गया था वो काले धन को खत्म करके साफ धन यानी पारदर्शिता के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात की गई थी। लेकिन ऐसा कोई भी कानून, ऐसी कोई भी अदालत देश में, आप ध्यान रखिए, जो कि अटॉर्नी जनरल ने क्लियर बोला कि नागरिकों को यदि उचित प्रबंधों के अधीन बनाए बिना
कोई भी व्यवस्था अगर इस देश में लाई जाती है तो उसे लाने का कोई भी अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। और अपने मनमाने ढंग से अपने निजी फायदे के लिए यदि कोई सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके का कृत्य करती है तो निश्चय ही वो जो है कानून के अंतर्गत आता है और कानून उसके ऊपर एक्शन लेगा, जो कि आज हम सर्वोच्च न्यायालय को लेते हुए देख रहे हैं। और इसके लिए डेफिनेटली जिस सक्रियता से ये जो है अटॉर्नी जनरल ने भी जिस तरीके से केस को लीड किया है, मुझे लगता है वो भी डेफिनेटली काबिल तारीफ है। क्योंकि जो एक मत होने की जहां तक बात है, देखिए कि कानून को केवल इंटरप्रेट करने का काम ही न्यायालय करता है, लेकिन साथ ही साथ अपने विवेक के दम पर एक नया एस्टेब्लिशमेंट लाना, ये जो है हमारी देश के सर्वोच्च न्यायालय की खास बात रही है, जिसकी वजह से कई कानूनों को पलटा जा चुका है आज से पहले भी। तो डेफिनेटली ये एक मात्र स्टेटमेंट नहीं है, ये मात्र एक वर्डिक्ट नहीं है, ये एक एस्टेब्लिश्ड लॉ बनकर के उभरेगा। और एक बार मुझे लगता है जैसे ही ये बात जो की गई कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले तक उन तमाम दानकर्ताओं का नाम, उनके द्वारा दी गई राशि और वो राशि किसको पहुंचाई गई, इसका जब खुलासा एसबीआई करेगा तो इस देश में बड़े लेवल का भूचाल आना राजनीति में बिल्कुल फिक्स है और उसको अब कोई चीज टाल नहीं सकती। और उसके बाद की जो राजनीति है वो देखते ही बनेगी। समस्या केंद्र सरकार के लिए फंस गई है कि मोदी सरकार के लिए फंस गई है कि 31 मार्च डेफिनेटली चुनावों से पहले की डेट आने वाली है और इसका सीधा नतीजा, सीधे असर जो है आगामी चुनावों में डेफिनेटली हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि नेहा जी, देखने वाली बात है हमारे देश में पिछले कुछ वर्ष में टेक्नोलॉजी और स्किल एक्विजिशन के नाम पर कई सारी विदेशी कंपनियों को जगह दी गई है। चाइना से भी कई कंपनियां भारत आ गई हैं, जिसके अंदर की आप चाहे एफकॉन को देख लीजिए, ऑल्स्कॉम को देख लीजिए, एप्पल कॉर्पोरेशन को देख लीजिए, ऐसी तमाम बहुत सारी कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि रेलवे के अंदर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आईटी के अंदर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर ऐसी तमाम ये कंपनियां आई हैं। अब इनके साथ सबसे पहले क्लाउज क्या होता है, ये सब पहला क्लाउज होता है कि उनको एक इंडियन एस्टेब्लिशमेंट बनाना पड़ता है। तो वो कंपनी जैसे सैमसंग है, तो सैमसंग जब भारत में आएगा तो पहले इंडियन एस्टेब्लिशमेंट सैमसंग इंडिया बनाएगा। तो इनके जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर पैसा कहां से आता है, बाहर से आता है, विदेशों से आता है। और यदि वो विदेशी पैसा सीधा सत्तारूढ़ पार्टी को या किसी भी ऐसी पार्टी को जो किसी प्रदेश के अंदर वहां की अर्थव्यवस्था को किसी के फायदे की तरफ मोड़ सकती है, तो मुझे लगता है जनता को पूरा अधिकार है अपने एक एक रुपए का, एक एक पाई पाई की गाड़ी कमाई का हिसाब लेने का। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने मील का पत्थर साबित कर दिया है। ये जो लकीर खींची है, ये मुझे लगता है आने वाले कई वर्षों तक या कई सदियों तक मिटने नहीं पाएगी। और कोई भी वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार, चाहे वो प्रदेश में बैठी हो चाहे केंद्र में बैठी हो, वो इस तरीके के ढकोसले नुमा जो कानून है उनको लाने से 2 बार पहले सोचेगी जरूर। जी, मैं चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में आपसे जरूर समझना चाहूंगी कि अब जिस तरह से आज माननीय अदालत ने चुनाव आयोग की भूमिका की भी जो है खिंचाई की है और पूछा है कि आप इतनी बड़ी एजेंसी हैं और फिर जो है पारदर्शिता सुनिश्चित कराने में आपकी असफलता पर उन्होंने इस तरह से एक टिप्पणी की है। तो आप अब आगे क्या देखते हैं चुनाव आयोग की जो भूमिका है कि एसबीआई जो है सारी की सारी जो जानकारियां हैं वो चुनाव आयोग को देगा और फिर चुनाव आयोग इस जानकारी को सार्वजनिक करेगा, अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। तो फिर आप इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की भूमिका को कहाँ पाते हैं, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है और अब तक जिस तरह से हमने देखा है चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। अलग अलग विधानसभा चुनावों में हमने देखा है कि किस तरह से सत्ताधारी पार्टी खास करके बीजेपी पर चुनाव आयोग कितनी भी शिकायत कर ले एक्शन नहीं लेता या फिर संज्ञान तक नहीं लेता। नेहा जी, देखिए हमारे देश में 2 तरीके के मेथड्स होते हैं किसी भी बड़ी एक उन्मुक्त संस्था को कि उसका जो अधिकारी, जो उसका चीफ चुन करके आएगा वो कैसे चुन करके आएगा जी। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखिए सिलेक्टिव प्रोसेस होती है और जो सरकारें बनती हैं वो इलेक्टिव प्रोसेस से आती हैं। तो इलेक्टिव प्रोसेस को अप्लाई करने के बजाय एक सिलेक्टिव प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया था आज से 3 साल पहले केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की अध्यक्षता के रूप में जी। मसलन ये कि हम ये आज भी घोषणा कर सकते हैं कि अगला आने वाला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक सिलेक्टिव प्रोसेस है जी। लेकिन आप इस बात को समझिए
यदि कोई व्यक्ति अपने मन से चुनने लगे, अगर मौजूदा सरकार अपने मन से चुनने लगे कि जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष होंगे अगले, वो कौन होंगे, उसके अंदर सरकार का दखल होगा, तो मेरा मानना है कि संविधान की कॉपी जो है उसे तो बिल्कुल सिरे से खत्म कर देना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने जो जनता को एक अंगूठा दिखाने का काम किया है आज से 3 साल पहले, और सेम टाइम पर आप देखिए उन्होंने सूचना के अधिकार को पार्शली जिस तरीके से कतर दिया है, उसके बाद से आप आगे उठा करके देख लीजिए, आरटीआई के लोगों को रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं भारत के अंदर। लगभग 3 साल से जितने आरटीआई एक्टिविस्ट हो, यदि आप उनसे बात करेंगी तो 95% आरटीआई पेंडिंग चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अब सूचना उनको प्रदान नहीं की जा रही उसके अंतर्गत। और एट द सेम टाइम जो इलेक्टिव टू सिलेक्टिव प्रोसेस है, इसका कन्वर्जन कर देना, मतलब जब से देश बना तब से आज तक एक प्रोसेस थी, ज्यों की त्यों थी, जनता बहुत खुश थी। आप आते हैं, आप अपनी सुविधा के लिए आप ना केवल इलेक्टोरल बॉन्ड की फैसिलिटी लाते हैं, बल्कि आप चुनावों के अंदर अपने कुछ विशेषाधिकार एस्टेब्लिश कर पाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप जो मुख्य अध्यक्ष है चुनाव आयोग के भारत के, उनको आप एक सिलेक्टिव प्रोसेस से लाएंगे, इसके लिए भी आपने बिल ला करके उसके अंदर संशोधन कर दिया जी। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है कोई विरोधाभास नहीं है, ये पूरी तरीके से एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ये सोची समझी हुई चाल है जो भारतीय जनता पार्टी शासित आज केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में ये सब छलावा जनता के साथ हो रहा है। जनता जनरली बहुत समझती नहीं है, टेक्निकलिटी, संसद की कार्यवाही, ये सब चीजें जनता को जनरली समझ में आती नहीं है, क्योंकि जनता जो है कभी 200 रुपए किलो प्याज में फंस जाती है तो कभी 300 रुपए किलो लहसुन में फंस जाती है, पर इससे ज्यादा जनता को कुछ समझता नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय टाइम टू टाइम बहुत सरलता से इस तरीके से जब कानूनों को सीधा करता है, तो मेरा मानना है एक एक व्यक्ति को देश में समझ में आता है कि क्या चीज सही थी, क्या चीज सही होनी चाहिए। और निश्चय ही लोकतंत्र देखिए तभी मजबूत होगा जब लोकतंत्र का जो मंदिर है संसद, वहां पर लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे, और लोकतंत्र के न्यायालय में यदि जो न्यायाधीश हैं, यदि वे न्याय करने पर आएंगे और इस तरीके के यदि वो परिणाम जनता को दिखाएंगे, तो डेफिनेटली 140 करोड़ का देखिए जनता का जो विश्वास है वो सर्वोच्च न्यायालय है। इसीलिए आज भी यदि रोड साइड भी देखिए देश में गरीब से गरीब आदमी भी जब प्रताड़ित होता है, फील करता है, तो बड़े से बड़े अधिकारी को जेब में फूटी पूटी नहीं होने पर भी ललकारता और बोलता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। तो उसे ये नहीं कहता कि मैं तुझे संसद में देख लूंगा या मैं तुझे अगले इलेक्शन में देख लूंगा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास न्यायालय में आज भी है, एक एक गरीब व्यक्ति का इस न्यायालय में और उस विश्वास की पूरी रिस्पेक्ट आज इस न्यायालय ने रखी है। इससे संपर्क टूट चुका है, लेकिन समय भी समाप्त हो गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगी अधीश जी का और अनिल सिन्हा का भी, जिन्होंने किसी भी समय के लिए ही लेकिन स्ट्रेट टॉक के लिए वक्त निकाला, और उनका आभार। बहुत बहुत दर्शकों से अनुरोध है कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें अपना बेशकीमती फीडबैक info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी भेज सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।